मैं आपसे एक कहूं कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% हिस्सा वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आप ये विश्वास नहीं करोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये तो ऑक्सफैम रिपोर्ट 2025 बोल रही है। चलिए ठीक है, हम किसान लोग कुछ किसान की बातों को जानने का प्रयास ही कर लेते हैं। कृषि संगणना 2015-16 क्या बताती है कि भारत में जो छोटे और लघु किसान हैं, मतलब कि जो सूक्ष्म और लघु किसान हैं, उनकी संख्या पता है 87% है। और इन 87% लोगों के पास पता है कुल कृषि जोत कितना है। कुल कृषि जोत इनके पास महज 47% है। और जो 13% घाक टाइप जमींदार पाऊ साहब टाइप लोग बैठे हैं, इनके पास पता है कितना है। ये 13% लोग 53% पूरा कृषि जोत लेकर बैठे हुए हैं। ये है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये है जमींदारी उन्मूलन, ये है जो है भू सुधार इनका। ठीक है, भारत का तो इतने समय औसत जोत आकार 0.74 हेक्टेयर हो गया है। तो खैर, संविधान तो हमारा बड़ा जो है जमींदारी उन्मूलन की बात करता है, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करता है। आज पूरी तरह इसी बिंदुओं को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। 9वीं अनुसूची क्या है, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन क्या है, इसमें कैसे जो है शामिल किया गया, संपत्ति के अधिकार किस प्रकार इसमें रोड़ा खड़ा हुई, ठीक है ना, या फिर जो है संविधान में क्या कुछ प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार मैटर जब गया तो किस प्रकार भू सुधार में समस्याएं उत्पन्न हुई। मेरा नाम है नवीन कुमार, आप देख रहे हैं गोलचक्र का यूट्यूब चैनल। पूरा डिटेल से डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं 9वीं अनुसूची भू सुधार जमींदारी उन्मूलन को, ठीक है ना। खैर, जमींदारी आप जानते हैं कि जमींदारी का जो जड़ें थी वो प्राचीन काल से ही थी, लेकिन मुगल पीरियड में ये पूरी तरह विकसित हुई और अंग्रेजों ने इसको अपने आर्थिक हित के लिए एक हथकंडे के रूप में, एक हथियार के रूप में इसको अपनाया। ठीक है, खैर, देश जब स्वतंत्र होगा तो मालूम पड़ा कि सारी चीजें भाई स्वतंत्र होंगी, सारी चीजों का विकास होगा, समावेशी विकास होगा, धाड़ी विकास होगा, सामाजिक आर्थिक विकास होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, सारी चीजें हुई। एक तो उम्मीद ये थी भाई गांधी और जो है अंबेडकर के इस भारत में हम इसी सब चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि भारत में जमींदारी प्रथा तो समाप्त हुई, लेकिन जमींदारों का उन्मूलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपको पता है कि ये जमींदार कौन थे? आपको पता होना चाहिए कि ये जमींदार कोई कुम्हार, लोहार और कोई पांसी और चमार नहीं थे। ये तो जमींदार एक उच्च क्लास, क्लीन वर्ग के लोग थे। ठाकुर, ब्राह्मण और बड़े बड़े जो है वैश्य, ये लोग थे, ठीक है ना। और इन्हीं के लोग प्रशासन में हैं, इन्हीं के लोग सरकार में हैं, इन्हीं के लोग न्यायपालिका में हैं। आपको लगता है कि जमींदारी उन्मूलन हो पाएगा? सरकारें इधर कानून बनाती हैं, उधर लोग हाईकोर्ट और न्याय जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। खैर, समझिएगा बात कि संपत्ति का अधिकार अभी समझते हैं कि 1950 का दौर समझते हैं, ठीक है ना, कि संपत्ति का अधिकार अभी तक एक मूल अधिकार है। ठीक है, चूंकि 1978 से पहले की बात कर रहे हैं, 1950 की अभी बात कर रहे हैं हम, कि संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में एक मूल अधिकार हुआ करता था। और अगर मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का उल्लंघन हो, अड़चन हो, हस्तक्षेप हो या किसी का शोषण हो मूल अधिकारों को लेकर के, तो अनुच्छेद 32 के तहत वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्टली वो हाई कोर्ट जा सकता था। अभी समझिए बात, संपत्ति एक प्रकार की अचल संपत्ति होती है, ठीक है ना, संपत्ति तो है ना। और अगर किसी की संपत्ति पर आप हस्तक्षेप करेंगे तो जायज है कि वो अनुच्छेद 32 और 226 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएगा। जैसे ही राज्यों ने भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाना शुरू किया, इन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास किया। भाई, इधर तो संविधान में आपका लिखा हुआ है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान का मूल अधिकार समानता के अधिकारों की बात करता है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 39B और C, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ऐसी वो बात करता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, समाज कल्याणकारी उद्देश्यों की बात करता है। तो जायज है कि राज्य तो प्रयास तो करेंगे, लेकिन मूल अधिकार होने के कारण, संपत्ति का मूल अधिकार होने के कारण, ये जो जमींदार वर्ग हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कौन कौन से मामले आए? कमलनाथ सिंह, समझिए बात, जमींदार वर्ग का व्यक्ति, ये पटना हाई कोर्ट, बिहार का था आदमी। जैसे ही इसकी जमीनें लिया जाने का प्रयास किया गया, देखिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ये 1950 ये बिहार में लाया गया। और जैसे ही जमींदारों की जमीनें लेने के प्रयास किए गए, ये लोग पटना हाई कोर्ट चले जाते हैं। कमलनाथ बनाम बिहार राज्य का मामला आता है, पटना हाई कोर्ट ने इन्हीं के पक्ष में निर्णय दिए और बोला कि मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। सज्जन सिंह कौन थे? जमींदार थे ही। एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था बेलियार्ड।
बेलियार्ड बनाम पश्चिम बंगाल मामला आता है। ये कहते हैं कि महोदय, जो सरकारें हमारी जमीनें ले रही हैं वो उचित मुआवजा ही नहीं दे रही हैं, मतलब कि बाजार मूल्य पर हमको उचित मुआवजा ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे तो हाई कोर्ट तो मूल अधिकारों को लेकर सपोर्ट कर रहा है, तो जमींदारी उन्मूलन हो ही नहीं पाएगा। सारे राज्य मिलते हैं, नेहरू के पास आते हैं कि महोदय ऐसे तो लोग न्यायपालिका के पास जाएंगे तो संपत्ति के अधिकार का दावा ठोकेंगे, ऐसे में भू सुधार, जमींदारी उन्मूलन वगैरह हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए केवल एक ही उपाय है, क्या? संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ला करके इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन हो सके। 2 अनुच्छेद जोड़े गए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला अनुच्छेद जोड़ा गया अनुच्छेद 31A 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 में क्या कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के आधार पर चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ये पहला अनुच्छेद 31A है, ठीक है ना। दूसरा अनुच्छेद 31B जोड़ा गया और 31B जोड़ करके एक अनुसूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया और कहा गया कि जो भी जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार के लिए कानून बनाए जाएंगे उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा और 9वीं अनुसूची में शामिल विषय, 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। तो न्यायपालिका के दरवाजे बंद कर दिए गए। और सुनना जरा, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया। चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया और चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ला करके कहा गया कि जो 31 में प्रावधान ये था कि अगर सरकार किसी की जमीन लेती है तो उचित मुआवजा का प्रावधान करेगी। सरकार के पास पैसे ही नहीं थे उतने समय कि वो उचित मुआवजा दे सके, बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दे सके। तो वहां पर यह प्रावधान किया गया 1955 में चौथे संविधान संशोधन में कि भाई ठीक है कि हम जो हमको निर्धारित करेंगे, जो सरकार निर्धारित करेगी वही मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे के आधार पर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जाएगा, ठीक है ना। खैर, थोड़ा सा आप चर्चा कर ही लेते हैं कि कौन कौन से और भी प्रावधान थे। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया, कहा गया कि अगर 39B और C जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कहा गया कि 39B और C में जो कि कहा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेगा, केंद्रीकरण नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो ये तो जो है भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। कहा गया कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए अगर संविधान का अनुच्छेद 14, 19, 31 मतलब मूल अधिकार अगर प्रभावित भी हो रहे हो तो वो प्रभावित नहीं माना जाएगा, ठीक है ना भैया। तो ये सारी कुछ जो है हमने चर्चा की कि किस प्रकार 9वीं अनुसूची लाई गई, किस प्रकार जो है ये मूल अधिकारों से जो है बाधित रही और जो है क्या क्या कुछ 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से बाद में संपत्ति के जो मूल अधिकार थे उसको खत्म करके उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना, ताकि अवसंरचनाओं को वगैरह के विकास में जो है कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आपको पता होगा कि कई बार बीजेपी अवध वाले क्षेत्र में जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, लोकसभा सांसदीय सीट वो हार गई थी। इसका सबसे बड़ा एक कारण रिपोर्ट जमीनी स्तर पर दिखाई दिया कि जो वहां पर अधिग्रहण किया जा रहा था, जो वहां पर सरकारें लेकर के जमीनें लेकर के लोगों के और इंफ्रा डेवलप कर रही थी, वहां पर उचित मुआवजा ही नहीं दिया गया। और लोगों को जब उचित मुआवजा, और अब समझिए आप जो है एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब गया था उसमें अखिलेश के टाइम पीरियड पे खूब धन बांटे गए, खूब जबरदस्त लोगों को पैसा मिला, लोग स्कॉर्पियो से लेकर अपने खेत बाड़ी सारे कुछ लिखा रहे हैं। लेकिन यही बीजेपी सरकार जब जो है अयोध्या में लोगों की जो है जमीनें लेती है तो अच्छे मुआवजे नहीं देने के कारण बाद में रिजल्ट भगवान राम ने उनको दिखाई दिया। खैर, तो मेरा मानना यार कि आप एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, अगर सरकारें कुछ गलत कर रही हैं तो उसकी आप आलोचना करिए और सरकारें आप सुधरिए। आप देख रहे हैं बंगाल का हाल, आप देख रहे हैं नेपाल का हाल। महोदय, युवा पीढ़ी है, बेरोजगार मत रखिए, नहीं तो जिस दिन बौखलाएगा उस दिन समस्या आपके लिए बढ़ेगी। खैर, लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाना बड़ा जरूरी है, सरकार को चेताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग नहीं करेंगे सरकारें नहीं मानने वाली हैं। बाकी मैंने आपको सारी रिपोर्ट बता ही दी है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जागरूकता बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।